तो लोकतंत्र के महापर्व पर लगातार महाकवरेज न्यूज 18 राजस्थान की आपको हम दिखा रहे हैं। हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट, किन दिग्गजों ने अब तक पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान किया, वो तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता जनार्दन आज जो तमाम दिग्गज हैं, उम्मीदवार हैं, उनकी किस्मत का फैसला कर रही है, वो मुद्दे भी आपको हम गिना रहे हैं अपने संवाददाता, अपने सहयोगियों के माध्यम से। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के नेता पंकज शर्मा अपने सवालों, अपने जवाबों के साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ बीजेपी नेता पंकज मीणा तमाम बड़े मुद्दों पर अपनी राय भी रख रहे हैं। दोनों का एक बार फिर ब्रेक के बाद स्वागत है। पंकज मीणा, लगातार बहुत अच्छी बहस चल रही थी जिसमें यहां पर शर्मा जी ने सवाल किया है कि काम तो असल में कांग्रेस ने किए 70 साल में, जो आप कहते हैं क्या काम किया, विकास हमने किया है, आप सिर्फ रिनोवेशन का काम करते हुए नजर आए हैं। जवाब दीजिए। बिल्कुल, कांग्रेस ने एक काम बहुत बखूबी अच्छे से किया है कि हमेशा झूठ बोल के सच्चाई जनता तक नहीं पहुंचने दी और बरगला के रखा उनको हमेशा भ्रम की स्थिति में रखा, और वही क्रम लगभग अभी भी चल रहा है। अभी हमारे साथी ने ऐसा बोला कि मनमोहन सिंह सरकार के अंदर 37% लोग बीपीएल से निकले बाहर आए, और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि गूगल कर लीजिए। तो मैंने गूगल कर लिया। 2004 में हमारे बीपीएल श्रेणी में 37% लोग हुआ करते थे, और 2014 में वही संख्या 27% आ गई, यानी केवल 10% का आया। और उसी 10% को आप बढ़ा के 37% बता रहे हैं। ये गूगल बता रहा है, जैसा इन्होंने कहा मैंने गूगल से किया। मैं उसको कितने ऑथेंटिक आंकड़े कितने नहीं है मैं उस बारे में नहीं जाता। गूगल किया तो सोशल जस्टिस की साइट के ऊपर ये मिला कि 2004 में 37% लोग बीपीएल में थे, और 2014 के अंदर 27%, मतलब केवल 10% लोग अपलिफ्ट हुए 10 सालों के अंदर। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये झूठ और बरगलाने का जो प्रचलन है वो किस हद तक जाता है। आप ये देखिए कि अभी इन्होंने, कांग्रेसियों ने एक बड़ा नारा दे रखा है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। तो मैं एक बार फिर से आपको राजनीतिक इतिहास की ओर ले जाता हूँ। जब 1950 के अंदर हमारा संविधान बना, तो 1950 के संविधान बनने से लेके 1973 तक 23 साल के अंदर एक भी संविधान में संशोधन नहीं हुआ, संविधान में एक भी अमेंडमेंट नहीं हुआ। पहला अमेंडमेंट 1973 में हुआ जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और दुर्भाग्य देखिए, आज तक के सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन कब हुए हैं? उस इमरजेंसी के 18 महीने के पीरियड के अंदर, 1975 से 1977 के 18 महीने के पीरियड में सबसे ज़्यादा संविधान संशोधन हुए। और भी बहुत ही आ रही है बाहर, और हमने भी पर्सनली अपील भी किया सबसे। सो दे आर ऑल कमिंग वेरी वेल, सो आई एम वेरी श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। दोनों तो गठबंधन है, गठबंधन सामने का कितना फायदा मिल रहा है आपको गठबंधन का? गठबंधन का बहुत अच्छा फायदा है, उनका आने से और भी अच्छा होगा। हमारा वैसे भी अच्छा था, लेकिन गठबंधन से 2 गुना एक्स्ट्रा और भी बेटर। अपोजिशन क्लेम कर रहा है कि ये सीट इस बार वो जीत रहा है। अपोजिशन क्लेम कर रहे हैं कि इस बार ये सीट वो जीत रहे हैं। सबका अपना अपना होगा ना, जो भी रेस में खड़ा है उनको लगता है कि हम ही जीते हैं, तो वो स्वाभाविक है, नो प्रॉब्लम। हेमा मालिनी जी हमारे साथ। जाटलैंड मथुरा से एक बार फिर चुनावी ताल ठोक रही है हेमा मालिनी। काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, कह रही कि इंडी गठबंधन भले ही हो, उससे तो हमारा फायदा ही होने वाला है। हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है, 2 बार से सांसद चुनी गई और मथुरा में लगातार एक्टिव भी रही हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में है। और जाहिर तौर पर एक बार फिर जरा हम पंकज मीणा का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पंकज मीणा जी आप बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे। आप बता रहे थे कि कैसे संविधान में संशोधन हुआ है, बात रखें अपनी जारी। हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि पहला संविधान संशोधन 1973 के अंदर हुआ, और अब तक के सबसे ज्यादा संविधान संशोधन 1975 से लेकर 1977 के 18 महीने के इमरजेंसी पीरियड में हुआ। परंतु उससे भी महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि हमारा संविधान का जो प्रीफेस है, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, आप दुर्भाग्य देखिए कि 1975 के अंदर उसमें भी संशोधन कर दिया गया। उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया, और वह धर्मनिरपेक्ष शब्द मेरे को जोड़ने में आपत्ति नहीं है, परंतु वह धर्मनिरपेक्ष शब्द जिसका 1947 से लेकर, और मैं रोक रहा हूं आपको क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी जैसे हमने ब्रेक पर जाने से पहले कही थी कि वोटिंग परसेंटेज 2 घंटों का आने वाला है। राजस्थान में 9 बजे तक 11.77% वोटिंग हुई है। तो इन 2 घंटों की अगर बात की जाए तो 11.77% वोटिंग अभी तक हुई है, और बहुत ही ज्यादा इसको बेहतर एक तरह से कहें कि आंकड़ा
नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उम्मीद यही है कि पहले घंटे में और ज्यादा हो। अभी हम उत्तर प्रदेश में 8 सीटों का देख रहे थे ओवरऑल, तो यहां राजस्थान, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान है, लेकिन इन 13 सीटों पर जहां राजस्थान में मतदान है 11.77% है और बाकी सीटों पर भी है, तो थोड़ा सा और इस परसेंटेज को बढ़ने की जरूरत है जैसे जैसे वक्त होगा आगे। और उम्मीद भी हम यही करते हैं कि मनुराज ये वोटिंग परसेंटेज बढ़े और एक एक सीट का भी ब्रेकअप अब देखिए आ चुका है। अजमेर में 11.66% अब तक 2 घंटे के अंदर वोटिंग हुई है। जोधपुर में 10.45% वोटिंग हुई है और 9 बजे तक का जो ऑल ओवर आंकड़ा है वो 11.77% वोटिंग का निकलकर सामने आया है। और इससे बढ़ाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपने देखा कि पहले चरण में वोटिंग जो फीसदी थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई, 6% की गिरावट पिछले साल के वोटिंग प्रतिशत से अगर आप कंपेयर करते हैं तो जाहिर तौर पर ये बहुत अच्छा उत्साहजनक वोटिंग परसेंटेज नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में आप अपनी हिस्सेदारी निभाइए, चूंकि 5 साल के अंदर आपके पास ये एकमात्र मौका मिलता है जब आप अपनी मनपसंद सरकार चुन सकते हैं। और ऐसे में जाहिर तौर पर अपने मत का इस्तेमाल जरूर करने के लिए जाइए। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है, सुविधाएं अब बहुत ज्यादा एड ऑन कर दी गई हैं, पानी की भी व्यवस्था की गई है। गर्मी को यहाँ पर थोड़ा उसे हल्का करने के लिए कूलर और पंखे भी आपको देखने को मिलेंगे। अम्ब्रेला आप लेकर जरूर जाइए, पानी की बोतल लेकर जाइए और हीट बीट कीजिए अपने वोट के साथ। अच्छा, कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये सारे अब हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस किस सीट पर कितना कितना वोट प्रतिशत अब तक 2 घंटे का निकल कर आया है। हाँ, तो 9 बजे तक के मतदान के हिसाब से चित्तौड़गढ़ 10.89, राजसमंद 11.77%, झालावाड़ 12, 13.26, राजसमंद का बताया आपको, भीलवाड़ा 11.66, कोटा में सबसे ज्यादा, अभी तक कोटा में सबसे ज्यादा 13.32% मुझे लगता है युवाओं की नगरी है और इसीलिए जो युवा है उनका उत्साह नजर आ रहा है। सबसे कम जोधपुर लोकसभा सीट पर 10.45% मतदान, तो सबसे ज्यादा मतदान अभी इन 13 सीटों पर कोटा में हुआ है 2 घंटों में 13.32%। सबसे कम जोधपुर में हुआ है 10.45%। ओवरऑल इन 2 घंटों के दौरान राजस्थान की 13 सीटों पर 11.77%। तस्वीर और ग्राफिक्स लगातार चलते रहेंगे। नवनीत राणा को एक बार सुनते हैं, फिर मेहमानों के पास जाएंगे। हाँ, शायद बात अभी नहीं हो पाएगी, लेकिन आवाज हमारे मेहमानों की आएगी। हम एक बार रिएक्शन जरा, पंकज शर्मा जरा बताइए कि अभी तक 11.77% मतदान हुआ है, कोटा में सबसे ज्यादा, जोधपुर में सबसे कम, इन 2 घंटों में बताइए क्या कहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि मैं आपके माध्यम से फिर एक बार जनता से निवेदन करूंगा कि ये लोकतंत्र का महापर्व है और अगर आज उन्होंने वोट नहीं डाला तो उन्हें किसी भी सरकार की आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है अगले 5 साल तक कम से कम। तो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलना चाहिए, वोट प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, जनता को सरकारों के विकास के मुद्दों पर वोट डालना चाहिए, उन योजनाओं पे वोट डालना चाहिए जिनमें युवाओं की बात हो, बुजुर्गों की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, श्रमिकों की बात हो। मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं बार बार फिर से आग्रह कर रहा हूं कि वोट डालें और वोट प्रतिशत बढ़ाएं, जिससे एक बेहतर और समावेशी सरकार जनता चुन सके। कोटा की बात हमने की थी, तो कोटा के प्रत्याशी बीजेपी के ओम बिरला देखे जा सकते हैं, वो यहां पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। और बात हम पंकज मीणा से भी कर लेते हैं। तस्वीरें और ग्राफिक्स जैसे हमने कहा ये लगातार दिखती रहेंगी आपको और हमारे मेहमानों की आवाज और हमारी तरफ से जानकारी भी आप तक पहुंचती रहेंगी। पंकज मीणा, संतोषजनक माना जाए क्या 11.77% पहले 2 घंटे कोटा में सबसे ज्यादा? मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग के तमाम प्रयासों के बावजूद और साथ ही राजनीतिक दलों के कोशिशों के बावजूद जैसा पहला दौर में मतदान था लगभग वैसा ही सीन नज़र आ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा सभी जनता के से कि ये आपका भविष्य तय करने का चुनाव है, ये कहीं ना कहीं भारत के भविष्य का चुनाव है। तो मुझे लगता है कि अभी तो शुरुआती 2 घंटे हुए हैं, तो शाम को 6 बजे तक वोटिंग है, तो जनता अधिक से अधिक मतदान करने आए और जहां तक कोशिश हो
11 बजे पहले अधिक से अधिक मतदान हो जाए। अगर ये 11 बजे पहले तक लगभग 35-40% मतदान हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि जो धूप में मतदान कम होता है दोपहर में, उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो जनता को अभी समय है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, जल्दी से जल्दी अपना मतदान करना चाहिए। जैसे चुनाव आयोग ने नारा भी दिया कि पहले मतदान बाद में जलपान। तो एक बार जनता से पुनः आग्रह है कि अधिक से अधिक अपने मतदान के लिए बाहर आए। जहाँ तक बात है, अभी तक जो ट्रेंड है दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जब टफ फाइट होती है या दोनों कैंडिडेट कद्दावर होते हैं तो उसमें मतदान थोड़ा सा बढ़ता है। वही चीज़ कोटा में नज़र आ रही है। और जैसा कि और जगहों की स्थिति है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं इस बार थोड़ी सी मतदाता में उदासीनता नज़र आ रही है। तो फिर भी मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि अगले 2 घंटे ये उदासीनता किसके प्रति है? 30-40% का। ये उदासीनता किसके प्रति है? देखिए, जैसा मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि आचार संहिता लगने चुनाव की घोषणा के साथ में ही कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया था और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भयंकर निराशा थी। और ये वही उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के प्रति निराशा थी तो आपके प्रति आशा होनी चाहिए थी ना। आपके प्रति आशा होने के लिए ही वोट डालने के लिए आना चाहिए था। पंकज शर्मा, देखिए एक चीज तो मान ली कि कोटा में टफ फाइट है, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो रहा है, पंकज मीना ने कहा है। पंकज शर्मा जी डेफिनेटली। और एक अभी हमारे बीजेपी के जो सीनियर प्रवक्ता हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। इन्होंने मान लिया कि सरकारों के प्रति उदासीनता है, क्योंकि सरकार इनकी केंद्र की सरकार बीजेपी सरकार के प्रति उदासीनता नहीं कहा। आप गलत मत कोट कीजिए। एक मिनट भाई साहब, गलत मत कोट कीजिए। ना 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 सरकार है, गलत मत कोट कीजिए। जनता में उदासीनता इसलिए कि जो मैं कोर्ट जरा पहले सुन लेते हैं। सभी जनता से अपील करना चाहता हूं कि एक मजबूत नेतृत्व और निर्णायक सरकार जिसने इस देश को आगे बढ़ाया है और हमारे सामर्थ्य को बढ़ाया है, दुनिया में भारत की ताकत को बढ़ाया है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मतदान करने निकले। और मुझे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के रूप में एक बेटे एक भाई के रूप में आशीर्वाद दें, अधिकतम मतदान करें, ये मैं मतदाताओं से अपील करता हूँ। मंदिर के दर्शन किए, उंगली दिखाइए। मंदिर के दर्शन किए, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त किया, अब जनता के आशीर्वाद के लिए निकला हूँ। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है, जनता के आशीर्वाद के लिए निकला हूं। सुन रहे थे आप बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला कोटा बूंदी से इस बार चुनावी ताल ठोकते हुए। जबरदस्त मुकाबला है, चूंकि उनके ही सहयोगी रहे हैं, बीजेपी में कभी रहे थे प्रहलाद गुंजल, इस बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। जबरदस्त फाइट कही जा सकती है, कड़ा मुकाबला यहां पर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत भी कोटा का सबसे ज्यादा अब तक 9 घंटे में सामने आया है। इस पर शर्मा जी अपना कमेंट दे दीजिए सबसे पहले। नहीं, देखिए मैं फिर एक बार अपनी बात को वापस दोहराना चाहूँगा कि जो पंकज मीणा जी ने जो बात कही, इनकी सरकारों के प्रति डेफिनेटली उदासीनता है, केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकारों, क्योंकि जिन वायदों के साथ ये सरकार सत्ता में 2014 में आई थी, भले ही महंगाई को कम करने की बात हो, भले ही पेट्रोल डीजल को कम करने की, उनके दाम कम करने की बात हो, डॉलर की रेट की कम करने की बात हो, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, इसके अलावा गंगा की सफाई करने की बात, गंगा डॉलर की रेट भारत सरकार कम करेगा क्या? नहीं, तो फिर क्यों प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते थे कि प्रधानमंत्री जी की उम्र से ऊपर ज्यादा हो गई? जब आप बताइए, मैं तो प्रधानमंत्री, आज के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात को कोट कर रहा हूं, उन्होंने वायदे किए, आप देख लीजिए। आप बात कर लीजिए, रविंदर जी चला देंगे वो बाइट, मोदी जी की बाइट चला देंगे। रेट का भारत सरकार कम मैं एक भी बात झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो बात हुआ है उसी में मान गया। मोदी जी ने खुद आप एक बार बता तो दीजिए दोबारा से कि डॉलर की रेट प्रधानमंत्री जी कम करते हैं क्या? भारत सरकार प्रधानमंत्री जी कम नहीं करते, नीतियां तो कम करती हैं, नीतियां तो कम करती हैं। देश की आर्थिक नीतियां कम करती हैं, इसका मतलब देश की आर्थिक नीतियां सही नहीं है ना, देश की आर्थिक नीतियां सही नहीं है, आपने बोला कि देश की आर्थिक नीतियां सही नहीं है, देश की आर्थिक नीतियां सही नहीं है, ये सर मान लीजिए। आप देखेंगे मोदी जी ने खुद ने क्वेश्चन पुट अप किया, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो लगातार सवाल पूछते थे, तो कहां गए वो? 100 स्मार्ट सिटी पे बात नहीं करेंगे, गंगा की सफाई पे बात नहीं करेंगे, किसानों की दुगनी आय पे बात नहीं करेंगे, बुलेट ट्रेन पे बात नहीं करेंगे, सबको घर देने पे बात नहीं करेंगे, काले धन पे बात नहीं करेंगे। काले धन पे एसआईटी बनाई थी, क्या हुआ? उस एसआईटी को बताना चाहिए ना। किसानों की आय दुगनी करने की बात करेंगे नहीं करेंगे? काला धन लिया है, लेकिन काला धन आया नहीं है, काला धन बढ़ गया है स्विस बैंक में।
दूसरी सबसे बड़ी बात, इस देश पे जो 153 लाख करोड़ का जो कर्जा था वो बढ़कर 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। और उस कर्जे से क्या हुआ, उस कर्जों से अपने व्यापारी मित्रों के 10 लाख करोड़ के कर्जे माफ किए गए। और उसके अलावा क्या हुआ, पीएम केयर फंड के नाम से जो चंदा लिया गया उसका इस देश को हिसाब नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा दो धंधा लो की नीति अपनाई गई, ऐसी कंपनियों से चंदा लिया गया जो अपने भाव का एक द्योतक भी है। आपको भी महसूस हो कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने में एक वोट आपका भी। महेश शर्मा उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी, सिटिंग सांसद हैं। वो भी यहां अपील करते हुए लोगों से कि वोट जरूर करें। मत का इस्तेमाल करने के बाद वो दिखाई दिए और ये आप देख सकते हैं राजसमंद की तस्वीरें, जहां पर वोट डालने के बाद नाथ द्वारा के विधायक नजर आ रहे हैं, साथ में उनकी पत्नी महिमा जो कि खुद बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। और ये कुछ और तस्वीरें वैभव गहलोत की भी सामने आई जो हमने पहले आपको दिखाई थी, जिन्होंने जोधपुर में अपने मत का इस्तेमाल किया और अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। उनकी पत्नी काफी एक्टिव रही हैं चुनाव प्रचार में, वो भी नजर आई थी और अपनी उंगली लगी स्याही को भी दिखाती हुई नजर आई थी। जाहिर तौर पर किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो 4 जून के नतीजे तय करेंगे, लेकिन इस सब के बीच में बहुत महत्वपूर्ण है, आज इलेक्शन डे है और इसलिए मतदाताओं का ऐसे दिन कहा जाता है। अपने मत का इस्तेमाल आप जरूर करिए। यहाँ पर मीणा जी, आपसे मेरा सवाल है कि देखिए बहुत ज्यादा गर्मी है और इसीलिए पहले चरण के लिए ये भी बड़ा फैक्टर माना गया था कि वोटिंग प्रतिशत में कमी आई थी। लोकसभा चुनाव कराना और उसमें मतदान प्रतिशत को बरकरार रखना या उसे ज्यादा करना हमेशा चैलेंज रहा है और उस ऐसे में 7 चरणों में वोटिंग होना, ना कि राजस्थान के लिए कहा जा सकता है कि ठीक है 2 फेज में आज ही खत्म हो जाएगा, लेकिन 7 चरणों में ऑल ओवर देश में ये मतदान कराना, क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए अब आयोग को? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसके उपाय हमको करने ही पड़ेंगे। पहले चरण का जो मतदान प्रतिशत था वो कोई बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं ये उम्मीद करूंगा कि दूसरे चरण और दूसरे चरण के बाद वालों चुनाव में वोटिंग परसेंटेज हाई होगा। और मेरा सवाल ये है कि इतना लंबा चरणों में चुनाव कराना, 7 चरणों में चुनाव कराना, तो क्या ये हमें ध्यान नहीं रखना चाहिए कि मतदाता के लिए भी कम से कम अनुकूल मौसम हो, उस हिसाब से हमें फेसेस तय करें? हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो समय है अप्रैल मई का, ये भारत में पीक गर्मी का समय होता है और गर्मी के कारण से थोड़ी दिक्कत होती है जनता को। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर चुनाव आयोग निश्चित संज्ञान लेगा और कुछ ना कुछ उपाय सुधार के करेगा। परंतु साथ में मैं अभी जो चर्चा चल रही थी उस बारे में थोड़ा सा विषय रखना चाहूँगा यहाँ पे। एक तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरी बात को मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की, बार बार एंकर के टोकने के बावजूद भी। मैंने सरकार के प्रति उदासीनता तो बोला ही नहीं, मैंने जनता में उदासीनता बोला। और जनता में उदासीनता एक मजबूत विपक्ष की कमी के कारण से होती है। अगर सरकार के प्रति उदासीनता होती है तो हमेशा एंटी इनक्यूबेंसी के वोट बढ़ते हैं, एंटी इनक्यूबेंसी के कारण लोग ज़्यादा वोट डालने आते हैं। विपक्ष की कमी के कारण से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी उदासीनता है। और जहाँ तक आपने मुद्दों की बात करी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता चुनावी भाषण देते हैं टीवी चैनल्स पे आके, मुद्दों पे आंकड़ों पे बात नहीं करना चाहते, या हो सकता है कि शायद इनको मुद्दे और आंकड़ों की बात की ना, उन्होंने आंकड़ों की बात की ना कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। मुझे करेक्ट कर दीजिएगा पंकज शर्मा, आपने कुछ ऐसे ही कहा, 1.25 लाख 1.5 लाख होता था करोड़ और अब 2.25 लाख तक बढ़ गया है, 2,32,000 करोड़। हाँ बताइए, आंकड़ों की बात की उन्होंने, जवाब दीजिए पंकज मीणा। मैं आंकड़ों के इनको एक एक करके सारी चीजें याद दिलाता हूँ। 2017 या 18 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान की आय दोगुनी करने की बात की थी। मैं सन थोड़ा सा हो सकता है आगे पीछे हो, उस बारे में मैं दावा नहीं करता, परंतु मैं आपको याद दिलाऊं, मैं आंकड़ों की बात करता हूं। 2014 से पहले भारत में किसान की प्रति व्यक्ति बोल सकते हैं, प्रति किसान बोल सकते हैं, या प्रति परिवार बोल सकते हैं, किसान परिवार बोल सकते हैं, 74,000 रुपये सालाना इनकम हुआ करती थी 2014 से पहले। जो 2023 के अंदर 1,24,000 प्रति किसान आमदनी हो गई। तो 74,000 और 1,24,000 यानी 1,23,700 कुछ है वो। तो अगर ये 74,000 और 1,24,000 को देखें
तो लगभग 70% आय किसानों की बढ़ी है। ये मेरे द्वारा बताए सारे आंकड़े आप लिख लीजिए और चेक करना आराम से जाके, आपको संतुष्टि होगी कि ये गूगल किया है या फिर ये जो है नीति आयोग के आंकड़े? नीति आयोग का आंकड़े ही है। अच्छा, और दूसरी बात ये, इसमें एक मिनट सर, इसमें मैं थोड़ा सा कॉमर्स का छात्र रहा हूं, और इसमें जो है फिर इन्फ्लेशन को भी आपने काउंट किया है कि नहीं किया है? नहीं, बिल्कुल इन्फ्लेशन काउंट करके ही है ये। अच्छा, इन्फ्लेशन काउंट करके ही है ये। और मैं इससे अगले आंकड़े पे आता हूं। आपने कहा कि 1.5 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गए थे ये 2014 में, जो बढ़ के 2,05,000 कुछ ऐसा इन्होंने बताया, और उसके 52 लाख करोड़ का कर्जा था जिसको अब 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। हाँ ठीक है, जिसके कारण से भारत में भयंकर मंदी है, ऐसा कह रहे हैं, आर्थिक इन्फ्लेशन है, ऐसा इनका कहना है। अब मैं आपको याद दिलाऊं, ठीक है, आपको रोकना 2014 के मीणा अंदर साहब आपको रोकना चाहेंगे। लगातार अपडेट भी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। बागी दौरा, जहां पर उपचुनाव आज ही हो रहे हैं 13 लोकसभा सीटों के साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और उनसे अपडेट ले लेते हैं। आकाश बताइए, अभी तक 2 घंटों का आंकड़ा आया होगा, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है विधानसभा सीट पर? जी बताना चाहेंगे, अभी हम बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां बागीदोरा बूथ पर ही है, जहां पर 10% अब तक मतदान किया गया है, जहां सुबह 6 बजे से मतदाता अपनी लाइन में लगे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ हम अभी आदर्श बूथ पे खड़े हैं, जहाँ पर मतदाता अपना वोट दे रहे हैं। साथ ही यहाँ कई महिला मतदाता है, उनसे भी हम जानेंगे कि आप यहाँ किन मुद्दों के साथ वोट देंगे। हम किस मुद्दों के साथ देंगे? कैसी सरकार चाहते हैं? मोदी सरकार ही चाहेंगे। और उपचुनाव भी हो रहा है, उसको लेकर? उसके लिए भी यही चाहेंगे। यही चाहेंगे। एक युवती, उनसे हम जानेंगे, आप बताइए कैसी सरकार चाहेंगे आप? जो लोगों की मदद करे, जो लोगों का अच्छा चाहे, वैसी सरकार चाहेंगे। आकाश, मैं थोड़ा सा चाहूंगा आप जरा एक बार स्पष्ट कर दीजिए दर्शकों की सहूलियत के लिए कि यहाँ लोकसभा और विधानसभा दोनों ही के लिए वोट डालने के लिए लोग आए हैं। थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए, फिर बात कीजिए आगे। जी बताना चाहेंगे कि यहाँ लोकसभा चुनाव के साथ साथ बागीदोरा उपचुनाव भी है। यहाँ पर मतदाता 2 मत करेंगे, जिसमें एक सफ़ेद कलर की पर्ची थी, वही एक पिंक कलर की है, जिसमें मतदाता बूथ बना हुआ, उसमें एक मशीन लोकसभा को लेकर है, वहीं एक मशीन विधानसभा को लेकर है। यहाँ पर जानेंगे कि विधानसभा जो बागीदोरा विधानसभा, वहाँ 2,69,000 मतदाता है जो अपना मत का प्रयोग करेंगे। खास बात यह है, यहाँ पर कांग्रेस से महेंद्रजीत सिंह मालविया विजय हुए थे, जो हाल ही में बागीदोरा जो सीट के जो मालविया वो बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद यहाँ उपचुनाव किया जा रहा है। यहाँ 3 प्रत्याशी हैं, यहाँ पर बीजेपी से सुभाष चंबोलिया, भारत आदिवासी पार्टी से जयकृष्ण पटेल और कांग्रेस से कपूर सिंह करके हैं जिन्होंने यहाँ पे। और खास बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी का गठबंधन हुआ, जिसके बाद भी कांग्रेस का प्रत्याशी ने अपना नामांकन नहीं लिया। यही बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने गठबंधन के सामने ही खड़ी कर दी और इसीलिए त्रिकोणीय मुकाबला बागीदौरा में उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है। आकाश, आपसे अपडेट अब लेते रहेंगे, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हेमंत जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। हेमंत, बताइए अब तक के 2 घंटे के वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े के बारे में और साथ ही साथ इसके क्या मायने निकाले जाएं। बिल्कुल शुक्रिया मनु और रविंद्र, और लगातार ये महा कवरेज हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण